बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा फर्स्ट ईयर में सीरीज़ चल रही है यूज़ ऑफ टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी किया। आज जो हम लोग टेक्निक डिस्कस करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टिश्यू कल्चर में कैसे जो है वो आपके पास कोई भी आप टिश्यू से कंप्लीट प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन से। अब हमारे पास जब आप टिश्यू कल्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले टिश्यू कल्चर हमारे पास टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब यहां पे आपने इस बात को याद रखना है कि टिश्यू कल्चर इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों? इसलिए कि टिश्यू कल्चर में जब आपके पास न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, कंप्लीट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, तो उनका जेनेटिक मेकअप, तो उनका आसान लैंग्वेज में डीएनए एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा। इसी वजह से आप टिश्यू कल्चर की इंपॉर्टेंस में कहते हैं कि ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर सेम जीनोटाइप्स प्रोड्यूस। तो बच्चे जो हैं वो वर्ड सेम जीनोटाइप से कंफ्यूज हो जाते हैं। What same genotype represent to the asexual reproduction? जब कभी भी asexual reproduction होगी तो ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होगी, उनका जेनेटिक मेकअप, उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, इसलिए सेम जीनोटाइप और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? बिकॉज इन टिश्यू कल्चर कंप्लीट न्यू प्लांट फॉर्म। हमारे पास कल्चर का मतलब होता है फॉर्मेशन, कल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास टिश्यू कल्चर कल्चर क्यों कहलाता है? इसलिए कि इसमें चूंकि ये रिप्रोडक्शन है जिसमें कंप्लीट न्यू प्लांट बनेगा, लेकिन सेम जीनोटाइप्स होंगी, इसलिए एसेक्सुअल है। अब वो जो कंप्लीट न्यू प्लांट बनेगा फ्रॉम स्मॉल टिश्यू। हमारे पास यहां पे टिश्यू कल्चर का नाम टिश्यू कल्चर इसलिए है कि आप कोई भी न्यू प्लांट कल्चर करने के लिए, जो कोई भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए जब आप जो हैं टिश्यू यूज करेंगे, तो इसलिए आप टिश्यू से न्यू प्लांट कल्चर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इस वजह से कहेंगे टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर हम कैसे करेंगे? तो टिश्यू कल्चर के लिए अंडर स्टीराइल यानी कि जर्म फ्री। पहली बात यह है कि वो टिश्यू आपके पास जो होगा वो स्टीराइल होना चाहिए, यानी वो नॉन कंटामिनेटेड होना चाहिए, उस पे जर्म्स या स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो अंडर स्टीराइल एंड ऑप्टिमम कंडीशंस। और दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है जब हम लोग टिश्यू से कंप्लीट प्लांट बनाएंगे तो उस टिश्यू की ग्रोथ के लिए, उस टिश्यू की सेल डिवीजन के लिए हमें ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए। ऑप्टिमम कंडीशंस अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हम ऑप्टिमम कंडीशंस मीन दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बाय कंटिन्यूस सेल डिवीजन, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है हमारे पास सेल डिवीजन। जो हमारा सेलेक्टेड टिश्यू होगा उस पे हम लोग जो बेसिकली सेल डिवीजन करके कंप्लीट न्यू प्लांट फॉर्मेशन करेंगे। तो अब अगर आप एक दफा फिर दोबारा डेफिनेशन को देखें, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू कंप्लीट प्लांट फॉर्म
from small tissue under sterile and optimum conditions by continuous cell division। ये मैंने डेफिनेशन इस अंदाज से लिखी है कि जो आप इसके प्रोसीजर में स्टेप वाइज आगे जाते जाएंगे तो डेफिनेशन का हर स्टेप इंशाअल्लाह अजीज आपके प्रोसीजर में इन्वॉल्व होगा। अब टिश्यू कल्चर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आपके पास हैवी मशीनरी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग अभी स्टार्ट लेंगे प्रोसीजर से कि टिश्यू कल्चर करते हुए हमने क्या करना है। तो जब मैं प्रोसीजर में बात करूंगा तो जो साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग जो हैं वो बात साथ साथ करते जाएंगे। अब प्रोसीजर में जैसे सबसे पहला स्टेप है आपके पास सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। चूंकि टिश्यू कल्चर का नाम ही टिश्यू बेस्ड है तो आप सबसे पहले वो टिश्यू सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने कल्चर करके न्यू प्लांट बनाना है। अब जो टिश्यू आप सेलेक्ट करेंगे तो टिश्यू कल्चर की लैंग्वेज में उसे कहा जाएगा एक्स प्लांट। जिस प्लांट से आप सेलेक्ट करेंगे उस प्लांट का नाम होगा पेरेंट प्लांट। ये अगर रेड भी सपोज आप जो है वो कैरेट से सेलेक्ट करते हैं तो कैरेट का नाम होगा पेरेंट प्लांट। जो आप टिश्यू सेलेक्ट करेंगे उस टिश्यू का नाम होगा एक्स प्लांट। द सेलेक्टेड टिश्यू फॉर टिश्यू कल्चर इज नोन एज एक्स प्लांट। अब हमारे पास जो एक्स प्लांट है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक्स प्लांट जो है वो आपके पास डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट सेल्स हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो सकते हैं, कैलिस सेल हो सकते हैं और मैनी अदर। लेकिन मैंने यहां पे जो एक्स प्लांट को सिलेक्ट करना है जो आपके सिलेबस में है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अगर हम लोग एक्स प्लांट सिलेक्ट करेंगे और वो होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेलेक्ट करने की रीजन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सिलेक्शन बड़ी आसान है बिकॉज दीज आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन एपेक्स। किसी भी शूट या रूट या लीफ के मार्जिन पे जो एपिकल सेल्स होंगे वो आपके पास होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को सेलेक्ट करने की या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को सेलेक्ट करने की इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ये है कि इनकी इजी सिलेक्शन है। नंबर 2, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैविंग पावर ऑफ डिवीजन एंड कंपैरेटिवली फास्टर पावर ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स चूंकि डिवीजन नेचुरली डिवीजन कर सकते हैं तो उसके लिए फिर हमें फर्दर एंजाइम्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो हम लोग इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि टिश्यू कल्चर का बेसिक प्रिंसिपल ही सेल डिवीजन है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मेरिस्टेमेटिक सेल यूज एज अ एक्स प्लांट बिकॉज ऑफ इजी सिलेक्शन एंड नंबर 2 बिकॉज ऑफ पावर ऑफ डिवीजन। तीसरी प्रॉपर्टी जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वो आपके पास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अगर इन केस आप लोग कोई डिफरेंशिएटेड सेल्स लेंगे फॉर कल्चर तो पहले आप उनको अनडिफरेंशिएटेड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएटेड सेल्स लेंगे तो वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक पार्ट के सेल्स होंगे। लेकिन जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे उनमें कैपेबिलिटी है कि उनसे डिफरेंशिएट होकर कोई भी सेल बन सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स which are capable to form each and every part of plant। तो तीसरी बात हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। नंबर 4 कि टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्यों यूज किया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डिजीज फ्री टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं इनका पावर ऑफ डिवीजन ज्यादा होता है, इन पे माइक्रोबियल अटैक नहीं हो सकता, इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डिजीज फ्री टिश्यू। तो ये
4 प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स को यूज करेंगे एज अ एक्सप्लांट, एज अ टिश्यू फॉर टिश्यू कल्चर। नंबर 1 इजी सिलेक्शन, नंबर 2 पावर ऑफ डिवीजन, नंबर 3 हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड, एंड नंबर 4 डिजीज फ्री टिश्यू। अब ये जो टिश्यू हम लोग प्लांट से सेलेक्ट करेंगे, तो आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन टिश्यूज पे प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग पहले सेलेक्टेड टिश्यू को यानी एक्स प्लांट की स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन का मतलब यह है कि उसे नॉन कंटामिनेटेड बनाएंगे, और नॉन कंटामिनेटेड का मतलब है कि हम उसे जर्म फ्री बनाएंगे। अब जर्म फ्री बनाने की बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर रीजन है वो है हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे आपने जो एक्स प्लांट सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इसका सेल साइकिल कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, लेकिन इसके कंपैरेटिवली इवन अगर इस पे एक बैक्टीरिया भी होगा तो वो आफ्टर 20 मिनट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन 2 से 4 से 8 एंड मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो रेट ऑफ सेल डिवीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फास्टर है, इसलिए एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टिश्यू के ऊपर ग्रोथ पे डोमिनेट कर जाएंगे। दूसरा, जो यहां पे आप मीडिया यूज करेंगे वो बड़ा कॉस्टली होता है, तो वो मीडिया भी आपका जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेंगे, इसलिए आपका कल्चर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जो सिलेक्टेड टिश्यू है पहले उसे जर्म फ्री बनाएंगे, यानी उसे स्टीराइल करेंगे। स्टीराइल करने के लिए जो डिवाइस आप यूज करेंगे उस डिवाइस का नेम टिश्यू कल्चर लैब में जो आप जब जाएंगे तो आप वहां पे एक हैवी कंटेनर देखेंगे जिसको कहा जाता है ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव जो है ये ऐसा डिवाइस है जो सोर्स ऑफ हीट है। बेसिकली ऑटोक्लेव हीट प्रोड्यूस करता है। इसमें जो है वो आपके पास ड्राई एयर होती है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल किया जाता है फ्रॉम सेलेक्टेड टिश्यू यानी एक्स प्लांट। तो दूसरा स्टेप जो है वो हमारा है स्टरलाइजेशन। स्टेराइल टिश्यू जब हो गया तो अब आप बनाएंगे ऑप्टिमम कंडीशन जो आपने कहा था, तो उसके लिए आप जो सेलेक्टेड टिश्यू है उसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे मीडिया। मीडिया की डेफिनेशन काइंडली नोट कर दें। मीडिया द मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स which required to tissue for their cell division। मीडिया बेसिकली ऑप्टिमम कंडीशंस में नंबर 1 पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स, सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन मीडिया इज द मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स which required for tissue cell division। तो मीडिया जो है उसमें हमारे पास एक तो न्यूट्रिएंट्स होंगे, दूसरे हार्मोन्स। इस मीडिया में 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होंगे। एक हमारे पास होगा साइटोकाइनिन, एक हार्मोन होगा साइटोकाइनिन और दूसरा हार्मोन होगा ऑक्सिन। तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट स्पीशी टू स्पीशी और प्लांट वैरायटी टू वैरायटी वेरिएबल है। चूंकि हर प्लांट की अपनी न्यूट्रिएंट्स होती हैं तो आप प्लांट स्पीशी के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स प्रोटोकॉल डिजाइन करेंगे, लेकिन जो कॉमन एंजाइम हर मीडिया में मौजूद होंगे वो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। अब हमारे पास जो मीडिया है ये भी स्टीराइल होना चाहिए, ये भी कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट को स्टीराइल कर दिया और मीडिया कंटामिनेटेड हो तो फिर भी इशू है, इसलिए मीडिया भी स्टीराइल होगा। अब आप मीडिया जब बनाएंगे तो 2 तरह के मीडिया आपके पास हो सकते हैं। आपके सिलेबस में वैसे तो मीडिया की बड़ी टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 टर्म यूज होंगी। नंबर 1 ब्रॉथ मीडिया एंड नंबर 2 एगर। ब्रॉथ मीडिया मीन्स लिक्विड मीडिया, फ्लूइड मीडिया, while the agar media is semi solid media। याद रखना है कि हमारे पास जो है वो ब्रॉथ मीडिया मीन्स लिक्विड मीडिया
यानी फ्लूइड मीडिया, while the agar media is semi solid यानी जेल मीडिया। अब ये जो एगर मीडिया है इसको आप सेकंड ब्रॉथ मीडिया जो है इसे आप सेकंड ईयर में एक सेल टिश्यू कल्चर की एक टाइप पढ़ेंगे, सेल सस्पेंशन कल्चर। तो सेल सस्पेंशन कल्चर में जो मीडिया यूज होता है वो ब्रॉथ मीडिया यूज होता है, लेकिन चूंकि हमने जो एक्सप्लांट लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए जब आप कल्चर करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एगर मीडिया यानी जेल मीडिया यानी सेमी सॉलिड मीडिया। ये एगर मीडिया को टिपिकली डबल टाइम रिपीट करके पढ़ा जाता है टेक्निकली एगर एगर, या बास टाइम इसकी प्रोनाउंसिएशन एगार एगार भी होती है। तो आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करें ठीक है, एगर मीडिया या एगार मीडिया। बेसिकली इसमें एग्रोज होता है जिसका सोर्स होता है रेड एलजी। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है स्टेप इनोकुलेशन। जब आपने टिश्यू को सेलेक्ट किया, उसके बाद स्टीराइल किया और उसके लिए मीडिया प्रिपेयर किया, तो अब आप करेंगे इनोकुलेशन। इनोकुलेशन में आप क्या करेंगे, इनोकुलेशन में जो आपका स्टीराइल टिश्यू है और स्टीराइल मीडिया है, तो स्टीराइल टिश्यू को मीडिया के ऊपर जब आप ट्रांसफर करेंगे, अब ऐसा तो नहीं होता कि इधर मीडिया रखा हुआ है इधर टिश्यू पकड़ा हुआ है कि टिश्यू उसको देख देख कर अपनी ग्रोथ करे। तो वो स्टेप जिसमें आप जो आपका स्टीराइल एक्सप्लांट है उसे जब आप मीडिया पे शिफ्ट करेंगे, मीडिया पे ट्रांसफर करेंगे, तो इस स्टेप का नाम होगा इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है अब आपने यहां पे मीडिया पे इसलिए इसको ट्रांसफर किया कि आपके पास जो है वो टिश्यू के सेल डिवाइड हो और न्यू कंप्लीट प्लांट बनाए। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू जो आपने लिया उसके सेल डिवाइड हो। इनोकुलेशन के बाद यानी इनोकुलेशन जब आप ट्रांसफर कर लेंगे तो उसके बाद आप इन दोनों को जिस डिवाइस में फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशन में एक तो न्यूट्रिएंट्स हो गए, फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड लाइट जिस डिवाइस में आप रखेंगे उसका नाम होगा लेमिनर फ्लो हुड या बायोसेफ्टी कैबिनेट। याद रखें जिस डिवाइस में टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया जाता है उस डिवाइस का नाम होगा लेमिनर फ्लो हुड या उसका दूसरा नाम है बायोसेफ्टी कैबिनेट। तो ये बायोसेफ्टी कैबिनेट में और या लेमिनर फ्लो हुड में तीन चीजें होंगी। एक तो ये कंप्लीटली स्टेराइल एनवायरनमेंट होगा यानी इसमें कंटामिनेशन नहीं होगी। नंबर 2, इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे आप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट स्पीशी और वैरायटी। चूंकि हर प्लांट की ग्रोथ के लिए अलग और डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए है, तो ऑटोक्लेव के थ्रू आप जब इसकी इंक्यूबेशन करेंगे यानी इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए डिवाइस होगा लेमिनर फ्लो हुड। और उसी में आप जब दे जाएंगे टिश्यू कल्चर लैब में तो आपको डिफरेंट जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं, डिवाइस हैं, उनमें ये ट्यूब लाइट्स या एलईडीज या एनर्जी सेवर्स लगे हुए मिलेंगे। तो वो बेसिकली दो चीजों के लिए होता है, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है स्पेसिफिक लाइट ड्यूरेशन। अब जब आपने इनोकुलेशन कर ली और ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिया, ऑलरेडी इसमें न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन प्रेजेंट हैं, तो टिश्यू की सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। ये जो मीडिया पे टिश्यू प्रेजेंट है इन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इन ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट एंड ऑप्टिमम लाइट, तो इस पे डिवीजन होगी। जब इसके सेल डिवाइड होंगे और आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो अनडिफरेंशिएटेड मेस ऑफ सेल बनेगा जिसे आप कहेंगे कैलिस। व्हाट इज कैलिस? मेस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल which form under sterile and optimum condition by continuous cell division on X plant। जब आपने स्टीराइल
और ऑप्टिमम कंडीशन यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट, ऑप्टिमम हार्मोन और ऑप्टिमम लाइट में एक्स प्लांट को के ऊपर सेल डिवीजन होगी, उसके रिजल्ट में चूंकि एक्स प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैंने जैसे पहले कहा कि अनडिफरेंशिएटेड थे, तो ये अनडिफरेंशिएटेड जो मेस बनेगा इसका नाम होगा कैलिस। तो आपके पास ये आपका कैलिस फॉर्मेशन वो स्टेप है जो कि मोस्ट क्रिटिकल होता है ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। द स्टेप ऑफ कैलिस फॉर्मेशन डिसाइड either tissue culture is successful or not. When the cell division activate, then callus form. But in the most of the time, when cell division not activate, ये जरूरी नहीं है कि आप जब भी टिश्यू को मीडिया पर रखेंगे तो वो सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगा, नहीं। ये वो क्रिटिकल फेज है कि अगर कैलस बन रहा है तो इट्स मींस कैलस फॉर्मेशन रिप्रेजेंट टू द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ टिश्यू कल्चर के आगे आपके पास प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर सेल डिवीजन ये स्टार्ट नहीं हो रही तो फिर जो है वो आपका टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट इसका मतलब सक्सेसफुल नहीं है। अब जब आपके पास एक दफा सेल डिवीजन हो जाए, स्टार्ट हो जाए, यानी कैलस बनना स्टार्ट हो जाए, तो अब आप इस कैलस से मल्टीपल प्लांट्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई एग्जामिनर कहे कि हम एक पेरेंट प्लांट से जो है वो 5 डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, 10 प्लांट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, 100 प्लांट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या आप 10 टाइम 100 टाइम टिश्यू सेलेक्ट करेंगे? नो। क्या आप 100 टाइम सेलेक्टेड टिश्यू को स्टेराइल करेंगे? नो। क्या आप जो है उन्हें 100 टाइम इनोकुलेशन करेंगे? नो। तो फिर आप करेंगे क्या? मल्टीपल प्लांट प्रोडक्शन के लिए ये जो आपके पास कैलस है जिस पे सेल डिवीजन एक्टिवेटेड है, आप उसे फर्दर स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देंगे। हर पीस में चूंकि सेल डिवीजन एक्टिवेटेड है तो ये जो कैलस है इसको आप फर्दर, जैसे इस कैलस को हमने डिवाइड किया 3 पीसेस में, तो अब हमने एक्स प्लांट तो एक लिया था लेकिन हम इससे 3 डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जहां पे अगर फर्दर आप इनको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास हो जाएंगे 6, क्योंकि इन पे सेल डिवीजन एक्टिवेटेड है, दोबारा इनसे कैलस बन जाएगा। अब जब ये डिवाइड होकर आपके पास जो हैं वो याद रखें, अगर एमसीक्यूज आया कि ड्यूरिंग विच कंडीशन द सब कैलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो आप कहेंगे मल्टीपल प्लांट प्रोडक्शन from single X plant need to be the division of callus and formation of subcallus। मेरी बात आपको समझ आई होगी, आई होपफुल। अब ये जो आपके पास सबकैलस है, ये जब दोबारा डिवीजन होगा तो अब आप इस पे स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, क्योंकि ये तो आपके पास मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो डिफरेंशिएशन में याद रखें कि टिश्यू कल्चर का हमेशा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट स्टेप होगा शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप है, रूट पहले नहीं बनेगी, शूट हमेशा पहले बनाई जाएगी। शूट फॉर्मेशन के लिए अक्सर बच्चों ने रटा मारा होता है कि साइटोकाइनिन यूज फॉर द शूट फॉर्मेशन, तो याद रखें कि साइटोकाइनिन नहीं, both of these hormones must be present for the formation of shoot, लेकिन higher concentration of cytokinin is responsible for shoot formation। अगर MCQs आ जाएं कि which hormone is responsible for the differentiation of callus cell into shoot, या simple language में which hormone is responsible for shoot formation, तो उसका आंसर साइटोकाइनिन नहीं होगा, उसका आंसर होगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, कि जो पहले से मीडिया में मौजूद साइटोकाइनिन था और ऑक्सिन उनका रेशो इक्वल था, यानी 1:1। जब तक इनका रेशो इक्वल होगा 1:1 तो सेल अनडिफरेंशिएटली जो है डिवाइड होकर कैलस बनाते रहेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए फॉर शूट आप साइटोकाइनिन को नहीं
हायर कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, यानी सिंपल लैंग्वेज में आप 1:2 कर लेंगे। ऑक्सिन 1 है और साइटोकाइनिन 2 है, यानी आपने साइटोकाइनिन की रेशो को बढ़ाना है। जब शूट बन जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप होगा रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन के लिए अब आप इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन नहीं, बल्कि रूट फॉर्मेशन के लिए हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इज रिक्वायर्ड, यानी रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन 2 और साइटोकाइनिन रेशो 1। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि आपके पास जो है शूट फॉर्मेशन नॉट बिकॉज ऑफ ओनली साइटोकाइनिन बट द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, while for root formation not only auxin while the higher concentration of auxin is required। अब जब रूट एंड शूट बन गई तो ये आपके पास स्मॉल जो प्लांट होगा उसको टिपिकली आप कहेंगे प्लांटलेट। तो जब प्लांटलेट फॉर्मेशन हुई तो प्लांटलेट फॉर्मेशन जो होगी वो आप देखेंगे, ये जो सब कैलिस था इसमें जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी तो इसे एम्ब्राइड कहा जाएगा, एम्ब्रियोइड, और जब इसमें रूट फॉर्मेशन शूट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो इसे एम्ब्रियो कहा जाएगा, और इसके रिजल्ट में ये जो यंग प्लांट बना है इसे कहा जाएगा प्लांटलेट। ये प्लांटलेट जाहिर सी बात है, आपने जो मीडिया लिया था जिसमें आपने इस प्लांट को ग्रो किया तो वो आपके पास कोई बीकर, कंटेनर या फ्लास्क होगी, तो इसलिए आपके सिलेबस में एक टर्म लिखी होगी डी फ्लास्क। डी फ्लास्क का मतलब क्या है कि दी removal of young plantlet from that container in which it was grown। तो वो कंटेनर जिसमें, जैसे लेट बी सपोज अगर वो फ्लास्क थी तो उससे अब आप इस यंग प्लांटलेट को रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के बाद क्या आप डायरेक्ट उसे एनवायरनमेंट में शिफ्ट करेंगे? नो, चूंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट है अंडर द लाइट, अंडर आर्टिफिशियल लाइट एंड ऑप्टिमम कंडीशंस, तो ये कैपेबल नहीं है टू compete विद दी एनवायरमेंटल कंडीशन। तो आप इसे जब एनवायरमेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे उस स्टेप का नाम होगा एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन की डेफिनेशन नोट कर लें, स्लोली एंड ग्रेजुअली फेमिलियर विद एनवायरमेंट, कि आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी भी चीज को एनवायरमेंट के साथ फेमिलियर करते हैं, उसका नाम होगा एक्लिमेटाइजेशन। अब एक्लिमेटाइजेशन आप कैसे करेंगे? अब चूंकि ये ऑप्टिमम कंडीशंस में ग्रो हुआ है तो इसे जब आप ग्रीन हाउस में शिफ्ट करेंगे तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी हार्डनिंग करेंगे। ये बड़ा सॉफ्ट सा प्लांट होगा, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको आप हार्डनेस में कन्वर्ट करते जाएंगे, ये हार्ड होता जाएगा बाय ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखें, आपकी बुक में एक टर्म लिखी होगी ग्रेजुअल डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। आपकी बुक में एक टर्म लिखी होगी ग्रेजुअल डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को समझने के लिए, वैसे तो ह्यूमिडिटी आपको पता है कि मॉइस्चर इन एयर का नाम है, लेकिन याद रखें कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शन विद टेम्परेचर। जितनी ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी टेम्परेचर उतना बढ़ता जाएगा। तो आसान लफ्जों में कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ऐसे ग्रीन हाउस चैम्बर में आप इसको शिफ्ट कर दें जहां पे आपके पास दिन में 3 दफा अगर ऊपर से जो है वो वाटर शावर होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा। 2, 4, 5 दिन हफ्ता आप इसको इस चैम्बर में रखेंगे जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा और टेम्परेचर कम है। 5 दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद आप इसे शिफ्ट करेंगे दूसरे चैम्बर में जहां पे ऊपर से सिर्फ 2 टाइम जो है वो पानी का शावर है जो है वो चलता है, तो वहां पे कंपैरेटिवली ह्यूमिडिटी कम होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये 1 हफ्ता जो है वो 4-5 दिन वहां पे सरवाइव करेगा। फिर आप इसे नेक्स्ट चैम्बर में शिफ्ट करेंगे जहां पे दिन में सिर्फ 1 दफा फॉर एग्जांपल अगर शावर होता है तो वहां पे ह्यूमिडिटी और कम होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरह ग्रेजुअली आप जो, अगर आप डायरेक्ट डे फर्स्ट पे ये से लास्ट चैम्बर में रख देंगे
तो ये वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन आप जूं जूं स्लोली एंड ग्रेजुअली ह्यूमिडिटी को कम करते जाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, तो इसमें हार्डनेस आती जाएगी और एडाप्टेशन के तौर पे इसके लीव्स वगैरह पे क्यूटिकल लेयर डेवलप्ड होगी। तो अब ये प्लांटलेट प्रिपेयर्ड फॉर एनवायरनमेंट, अब आप इस एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास टिश्यू कल्चर। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिव रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।